Yes, students. इसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे चीन देश के बारे में। जिसमें पिछली क्लास के अंदर हमने चीन की प्राकृतिक वनस्पति, उसकी जलवायु, उसके अंदर सॉइल्स, मिट्टी के बारे में और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के बारे में हमने पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस किया है। और इसके बाद हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे इसकी चीन के एग्रीकल्चर के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसके बाद इस क्लास में हम बात कर रहे हैं चीन के कृषि प्रदेशों के बारे में। एग्रीकल्चर रीजन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। चीन की जो कृषि है, जिसके आधार पर हमने डिस्कस किया है कि चावल का यहाँ पर अधिकतम उत्पादन किया जाता है और दूसरा जो अधिकतम उत्पादन होता है फसल, मुख्य फसल वो यहाँ पर गेहूं है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चीन की मुख्य फसलों के रूप में चावल और गेहूं की फसलें हैं। ये जो दोनों फसलें हैं, ये चीन की जो कृषि योग्य भूमि है उसका मैक्सिमम एरिया इन दोनों फसलों के द्वारा घेरा हुआ है। और गेहूं जो उत्तरी चीन और चावल दक्षिणी चीन की महत्वपूर्ण फसल के रूप में है। गेहूं और चावल की कृषि के आधार पर चीन की कृषि को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। उत्तरी चीन की कृषि यानी कि गेहूं का प्रदेश, और दूसरा है दक्षिणी चीन की कृषि यानी कि चावल की फसल या चावल का प्रदेश। लेकिन इसके आधार पर चीन के जो कृषि प्रदेश हैं और चीन की कृषि का विस्तार जो है उसके बारे में उतनी जानकारी हमें नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि गेहूं और चावल के अलावा भी कुछ ऐसी अन्य उपज हैं, ऐसी अन्य फसलें हैं जिनका उत्पादन भी चीन के अंदर किया जाता है। इसलिए कुछ विद्वानों के द्वारा चीन के कृषि प्रदेशों को डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चीन के कृषि प्रदेश जो डिवाइड किए थे डडले स्टाउट का विद्वान थे। तो उनके अनुसार हम चीन के कृषि प्रदेशों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने चीन को मुख्य रूप से 4 कृषि प्रदेशों में डिवाइड किया है। डडले स्टाउट इन्होंने चीन को 4 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। चीन को 4 कृषि प्रदेशों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला प्रदेश है दक्षिणी चीन यानी कि चावल का प्रदेश। इसे चावल का प्रदेश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चावल की फसल का उत्पादन जो है वो मुख्य रूप से दक्षिणी चीन के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा जो प्रदेश डडले स्टाउट ने बताया वो था मध्य चीन। जिसका नाम है मध्य चीन, जिसे गेहूं और चावल का प्रदेश बताया गया है। पहला दक्षिणी चीन, दूसरा मध्य चीन जिसे गेहूं और चावल के प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, तीसरा है उत्तरी चीन
तीसरा पार्ट है इसका उत्तरी चीन, जिसे गेहूं और ज्वार बाजरा का प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा प्रदेश था उत्तरी चीन, जिसे गेहूं और ज्वार बाजरा के प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और अगले स्थान पर जो चौथा प्रदेश बताया था चीन का, वो था मंचूरिया। चौथा जो प्रदेश इन्होंने बताया वो था मंचूरिया। और मंचूरिया जो है ये सोयाबीन का प्रदेश है। इस तरीके से डडले-स्टाउट विद्वान ने चीन को 4 प्रमुख कृषि प्रदेशों में डिवाइड किया है, जिसमें इन्होंने दक्षिणी चीन का प्रदेश जो बताया उसे इन्होंने कहा था चावल के प्रदेश के नाम से। दूसरा इन्होंने बताया मध्य चीन, जो था गेहूं और चावल के प्रदेश, यानी कि मध्य चीन के अंदर गेहूं की फसल और चावल दोनों की फसलों का उत्पादन होता है। तीसरा इन्होंने बताया उत्तरी चीन, जहां गेहूं और ज्वार बाजरा का प्रदेश के नाम से इसे बताया। और लास्ट इन्होंने बताया था मंचूरिया प्रदेश को, जहां पर मुख्य फसल के रूप में सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। तो डडले-स्टाउट ने इन 4 कृषि प्रदेशों में चीन को विभाजित किया है। इसी तरीके से एक और विद्वान है जिन्होंने कृषि विद्वान है जिन्होंने विद्वान थे, उनके आधार पर चीन को 9 कृषि प्रदेशों में डिवाइड किया है। कृषि जो विद्वान है उनके अनुसार चीन के कृषि प्रदेश इन्होंने 9 कृषि प्रदेशों में चीन को विभाजित किया था, जिसमें पहला कृषि प्रदेश इन्होंने बताया मंचूरिया, सोयाबीन का प्रदेश। दूसरा प्रदेश जो इन्होंने बताया था कृषि में, ये था वसंत काल के गेहूं का प्रदेश। तीसरा जो प्रदेश इन्होंने बताया था वो था शरद काल का गेहूं और ज्वार बाजरा का प्रदेश। तीसरा प्रदेश कृषि ने बताया शरदकालीन गेहूं और ज्वार बाजरा का प्रदेश है, यानी कि शरद काल में जहां पर गेहूं की फसल का उत्पादन होता है और साथ ही साथ ज्वार बाजरा की फसल का भी उत्पादन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया चौथा प्रदेश जो था शरदकालीन गेहूं और केओलियान का प्रदेश। चौथा जो इन्होंने प्रदेश बताया वो शरद काल का ही है, और शरद काल में भी ऐसा प्रदेश जहां पर गेहूं और केओलियान का प्रदेश इसके अंतर्गत आता है। पांचवा इन्होंने प्रदेश जो बताया वो था यान देसी चावल और गेहूं का प्रदेश। यान देसी चावल और गेहूं का प्रदेश इन्होंने पांचवा प्रदेश बताया था। इसके बाद इन्होंने बताया नेक्स्ट जो था वो था
जेजुआन जो बेसिन है उसका प्रदेश जो चावल का प्रदेश है। नेक्स्ट प्रदेश कृषि ने बताया जेजुआन चावल का प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट 7वां इन्होंने जो प्रदेश बताया था वो था चावल और चाय का प्रदेश। नेक्स्ट प्रदेश था चावल और चाय का प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रदेश बताया था वो ऐसा प्रदेश जहां चावल की 2 फसलों का उत्पादन होता है। अगला प्रदेश इन्होंने बताया चावल की 2 फसलों वाला प्रदेश, यानी कि ऐसा प्रदेश जहां चावल की 2 फसलें प्राप्त की जाती हैं वो प्रदेश। और लास्ट प्रदेश जो इन्होंने बताया वो बताया था दक्षिणी पश्चिमी चावल का प्रदेश। दक्षिणी पश्चिमी चावल का प्रदेश नेक्स्ट इसका प्रदेश था। इस तरीके से बेसिक धारणा ये 9 कृषि प्रदेश बताए थे चीन के अंतर्गत। इसके बाद में जो चीन के वैज्ञानिक अकादमी है उन्होंने भी व्यवस्थित कृषि प्रदेश की योजना प्रेजेंट की थी, प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने उपस्थित जो भूमि का उपयोग है और प्राकृतिक वातावरण है इसके साथ साथ भूतकाल और भविष्यकाल की जो मानवीय क्रियाएं हैं उनको भी इन्होंने इस वर्गीकरण में शामिल किया था। जिसमें ये जो इन्होंने वर्गीकरण किया था इसमें प्रादेशिक भूमि का उपयोग, प्राकृतिक और आर्थिक परिस्थितियां और आर्थिक विकास की तो चीनी वैज्ञानिक अकादमी ने जो वर्गीकरण किया था उसमें प्रादेशिक भूमि का उपयोग, प्राकृतिक और आर्थिक परिस्थितियां और भावी कृषि विकास की जो नीतियां हैं और जो प्रारूप है इन सभी पक्षों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया था। जिसमें इन्होंने प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ स्तर के जो कृषि प्रदेश हैं उनका वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये जो कृषि प्रदेश इन्होंने बताए थे ये सूक्ष्म निरीक्षण और आंकड़ों के विश्लेषण के ऊपर आधारित रहे हैं। तो इसके अनुसार यदि बात की जाए तो चीन के कृषि प्रदेशों के बारे में, तो चीन में मुख्य रूप से 4 कृषि प्रदेश विकसित हुए हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं।
तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चीनी वैज्ञानिक अकादमी के अनुसार कृषि प्रदेशों के बारे में, जिसमें इन्होंने 4 मुख्य कृषि प्रदेश बताए थे। पहला जो कृषि प्रदेश है वो है उत्तरी पूर्वी शुष्क कृषि और पशुपालन प्रदेश। पहला प्रदेश उन्होंने बताया था उत्तरी पूर्वी शुष्क कृषि का और पशुपालन प्रदेश, जिसमें इन्होंने 3 उप विभागों के बारे में बताया था। तो 3 उप विभाग जो इसके अंतर्गत आते हैं वो थे उत्तरी पूर्वी शुष्क एक फसली कृषि और वनोद्योग प्रदेश। पहला प्रदेश इसका बताया था जो उत्तरी पूर्वी शुष्क कृषि का ही एक भाग है, जिसमें एक फसली शुष्क कृषि को शामिल किया गया था और वनोद्योगों को संबंधित प्रदेशों को इसके अंतर्गत रखा गया था। दूसरा उपविभाग जो इसका था वो था आंतरिक मंगोलियन एक फसली शुष्क कृषि। आंतरिक मंगोलिया यानी कि मंगोलिया का क्षेत्र है, वहां पर जो एक फसली शुष्क कृषि है और साथ ही साथ क्या है, पशुपालन के प्रदेश है। इसके बाद में इसका जो तीसरा विभाग था वो था उत्तरी 3 फसली शुष्क प्रदेश के रूप में। उत्तरी 3 फसली शुष्क प्रदेश, तो ये 3 प्रमुख प्रदेश थे जो इसके पहले वर्गीकरण में यानी कि पहले प्रकार में कृषि प्रदेश के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो ये प्रदेश थे उत्तरी पूर्वी शुष्क कृषि और पशुपालन प्रदेश के अंतर्गत। इसके बाद इन्होंने दूसरा प्रदेश बताया था वो था दक्षिणी आर्द्र प्रदेशीय कृषि। दूसरा जो इन्होंने कृषि प्रदेश बताया था वो था दक्षिणी आंध्र प्रदेशीय कृषि और व्यापारिक वनोद्योग प्रदेश। दूसरा जो इन्होंने कृषि प्रदेश बताया वो था दक्षिणी क्षेत्र का आंध्र प्रदेशीय कृषि प्रदेश और साथ ही साथ व्यापारिक वनोद्योग प्रदेश के रूप में, जिसके अंतर्गत पूर्वी और मध्य चीन का 2 फसलों वाला चावल का प्रदेश और उष्णकटिबंधीय जो वनोद्योग प्रदेश है वो इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। दूसरा जो इसका प्रदेश था वो था दक्षिण पश्चिमी उच्च भूमि और घाटियों की 2 फसली आर्द्र कृषि का प्रदेश और वनोद्योग प्रदेश। तीसरा जो उन्होंने प्रदेश बताया था इसके अंतर्गत वो था दक्षिणी चीन का 3 फसली आर्द्र प्रदेशीय कृषि और बागाती कृषि प्रदेश। तो इस तरीके के इसके भी 3 उप विभाग इनके द्वारा किए गए थे। इसके बाद में तीसरा जो कृषि प्रदेश था वो था उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं सिंचित कृषि प्रदेश और पशुपालन प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं सिंचित कृषि एवं
पशुपालन प्रदेश। ये प्रदेश इसके अंतर्गत इन्होंने वैज्ञानिक अकादमी ने चीन ने ये तीसरा महत्वपूर्ण प्रदेश इसका बताया था, जिसमें आंतरिक मंगोलिया, निंगशिया और होन्सिकी की जो एक फसली सिंचित कृषि और पशुपालन प्रदेश है वो इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। दूसरा जो है उत्तरी सिक्किम की एक फसली सिंचित कृषि और उच्च भूमि का पशुपालन प्रदेश और दक्षिणी सिक्किम का बहुफसली सिंचित कृषि प्रदेश को इस उत्तरी पश्चिमी शुष्क और सिंचित कृषि और पशुपालन प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बाद चौथा कृषि प्रदेश जो बताया था वो था संघाई तिब्बत उच्च भूमि कृषि एवं पशुपालन प्रदेश। ये चौथा प्रमुख प्रदेश उन्होंने बताया था जो संघाई तिब्बत और उच्च भूमि कृषि का और पशुपालन प्रदेश के रूप में इन्होंने इसको बताया था, जिसमें उत्तरी तिब्बत का पशुपालन प्रदेश, संघाई तिब्बत पठार का मिश्रित कृषि और पशुपालन प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी तिब्बत का प्रदेश और वनोद्योग प्रदेश को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इस तरीके से इन प्रदेशों के बारे में चीनी वैज्ञानिक अकादमी ने बताया था, जो चीन के कृषि प्रदेशों के बारे में बताता है। तो इस तरीके से चीन के ये महत्वपूर्ण कृषि प्रदेशों के रूप में वैज्ञानिक अकादमी के द्वारा बताए गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चीन के पशुपालन के बारे में कि चीन के अंतर्गत कृषि प्रदेश के साथ साथ जो पशुपालन जुड़ा हुआ है उसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। पशुपालन की बात की जाए तो चीन में कृषि योग्य भूमि की कमी है और साथ ही साथ यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या का निवास है। तो चीन में कृषि योग्य की भूमि की कमी और जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर पशुओं की संख्या क्या है, कम पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे पशुपालन उतना अधिक नहीं किया जाता है। बहुत अधिक जनसंख्या और कृषि योग्य भूमि की कमी के कारण यह समस्या है। यहाँ पर भारत की तुलना में पशुओं की बहुत कमी है और पशुपालन के ऊपर भी यहाँ चीन देश के अंदर उतना महत्व नहीं दिया जाता है। कृषि के अंदर जो सहायता देने के लिए ही पशुपालन का उपयोग किया जाता है, यानी कि कृषि में जिन फसलों का उपयोग हो सकता है केवल उन्हीं का पालन यहाँ पर किया जाता है, जिसके लिए बैल, भैंस, भेड़, घोड़े इनको ही अधिक मात्रा में पाला जाता है। दूध के लिए यानी कि दूध की प्राप्ति के लिए यहाँ पर गाय, भैंस और बकरियों को पाला जाता है। ऊन की प्राप्ति की बात की जाए तो ऊन प्राप्त करने के लिए यहाँ पर भेड़ पाली जाती है और मांस की प्राप्ति के लिए यहाँ पर सुअर और मुर्गियों को पाला जाता है। यानी कि उद्देश्य के आधार पर यहाँ पर पशुओं का पालन किया जाता है। सुअरों की संख्या चीन में सबसे अधिक पाई जाती है। चीन के मैदानी जो क्षेत्र हैं मध्यवर्ती भाग के अंतर्गत गाय, बैल अधिक से अधिक संख्या में इनको पाला जाता है, जिनसे दूध और चमड़ा दोनों की ही प्राप्ति की जाती है। भेड़ और बकरियां भी चीन में अधिक मात्रा में पाली जाती हैं। भेड़ जो है वो उत्तरी चीन के अंदर तिब्बत और सिकियांग के क्षेत्र में, तिब्बत और सिकियांग का जो क्षेत्र है वहां पर भेड़ पालन अधिक से अधिक मात्रा में किया जाता है। वर्ष 2003 की बात की जाए तो यहाँ पर चीन में 4600 से अधिक यानी कि
4,698 लाख सुअरों की संख्या यहाँ पर 2003 के अनुसार है और 1729 लाख बकरियों की संख्या यहाँ पर 2003 में थी और 1437 लाख भेड़ से भी ज्यादा भेड़ों का यहाँ पर पालन किया जाता था और 1034 लाख से भी ज्यादा गाय और बैलों को यहाँ पर पाला जाता है, जिनका मुख्य रूप से कृषि के अंदर खेतों में इनका अधिकतम मात्रा में उपयोग किया जाता है और 227 लाख से भी ज्यादा भैंसों को यहाँ पर पाला जाता है चीन में और लगभग 81 लाख घोड़े यहाँ पर पाले जाते हैं और इसी तरीके से लगभग 40,000 लाख मुर्गियों का पालन यहाँ किया जाता है और लगभग 7,000 लाख यहाँ पर बतखों को पाला जाता है। तो इस तरीके से चीन के अंदर मुख्य रूप से अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार की यहाँ पर पशुपालन किया जाता है और चीन के अंदर विश्व की कुल बतख जो है उनका लगभग 2/3 भाग इसके अंतर्गत पाला जाता है। इस तरीके से ये बात चीन की पशुपालन के बारे में। पशुपालन के बारे में हम बात कर रहे हैं चीन के खनिज पदार्थों के बारे में। तो चीन में मुख्य खनिज जो होते हैं, जैसे आधारभूत जो खनिज होते हैं, लोहा है, तांबा है, मैग्नीज है, इनकी यहाँ पे कमी पाई जाती है। यहाँ मुख्य रूप से कोयला, टंगस्टन, सुरमा और टिन खनिजों की अधिक से अधिक मात्रा में पाई जाती है। कोयला शक्ति का एक प्रमुख साधन है जिसके मैक्सिमम भंडार चीन में पाए जाते हैं। चीन में जो भंडार है वो यूएस से रूस और कनाडा के बाद में सबसे ज्यादा कोयले का भंडार चीन के अंदर पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के उद्योगों में इसका उपयोग शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में किया जाता है। जिसके प्रमुख क्षेत्र उत्तरी चीन के अंतर्गत है शांसी शिंची क्षेत्र, मंचूरिया के कोयला क्षेत्र हैं, यांगत्से सिकियांग घाटी के कोयला क्षेत्र हैं, चीन के दक्षिणी पश्चिमी कोयला क्षेत्र हैं और दक्षिणी पूर्वी कोयले का क्षेत्र जो है ये यहाँ पर मुख्य उत्पादक केंद्र है जहाँ से कोयले का उत्पादन होता है। चीन के अंदर लोहे की बात की जाए तो लोहे के भंडार जो चीन में लियाओनिंग, हुबे, क्वांटोंग, हुनान और आंतरिक मंगोलियाई क्षेत्रों पर अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। इसी तरीके से तांबे की बात की जाए तो तांबा चीन के अंदर कम मात्रा में पाया जाता है और विश्व का लगभग 2% तांबा ही यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। यूनान प्रांत चीन का सबसे अधिक तांबे का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। जो तांबे के अन्य उत्पादक केंद्र हैं चीन के वो जेजुआन और सिकियांग प्रांत है। टीम की बात की जाए तो चीन जो है मलेशिया और थाईलैंड के बाद में विश्व की सबसे ज्यादा टीम का उत्पादन करता है। यूनान, क्वांसी, यांगसी ये चीन के प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। खनिज तेल की बात की जाए तो खनिज तेल की संचय चीन के अंदर बहुत ही विशाल है। यहाँ उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में इसका भंडार उपलब्ध है। खनिज तेल का उत्पादन निरंतर बढ़ाया जा रहा है चीन में। इसके जो महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र हैं वो जुनगेरियाई बेसिन में कारबाइन, सैदाम बेसिन में मात्राई, मंचूरिया के अंदर लियाओ और सुगामा घाटी, क्वेचाओ, यूनान, इन क्षेत्रों से मैक्सिमम पार्ट के अंदर खनिज तेल की प्राप्ति की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़े पेट्रोलियम जो क्षेत्र हैं वो डाकिंग, सेंगली, डगांग और कारामाई क्षेत्र हैं जहां 2004 से 1300 मिलियन बैरल कच्चा तेल का प्रोडक्शन यहां पर किया गया है। सेचुआन यानी कि जो जेचुआन बेसिन है, सैदाम बेसिन है, सिकियांग बेसिन है, तुआनसे और चियालिंग नदी की घाटी के जो बेसिन हैं ये चीन के नवीन खनिज तेलों के रूप में उपलब्ध हैं। सैदाम बेसिन और कारामाई तेल क्षेत्रों को यहाँ पर पाइपलाइन के द्वारा
जेचुआन बेसिन से जोड़ा गया है, जहां से खनिज तेल को उपलब्ध कराया जा रहा है अन्य प्रदेशों के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर जल विद्युत के भी बहुत अधिक मात्रा में भंडार उपलब्ध हैं। यहाँ चीन में कोयले के पर्याप्त मात्रा में भंडार उपलब्ध हैं, जिसके आधार पर यहाँ जल विद्युत का भी अधिकतम उत्पादन किया जा रहा है। और चीन में जल विद्युत की अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं, बहुत बड़ी बड़ी नदियां यहाँ पर प्रवाहित हो रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जितना कोयले का भंडार यहाँ उपलब्ध है, उतना यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन यानी कि जल विद्युत का विकास नहीं किया गया है। तो इस तरीके से चीन के अंदर मुख्य रूप से जल विद्युत की ओर निरंतर सरकार का ध्यान है और इसको विकसित करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो ये बात थी चीन के मुख्य खनिजों के बारे में। और इसके बाद के जो चीन के महत्वपूर्ण पार्ट हैं, चीन के जैसे प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में, चीन की जनसंख्या के बारे में, इन सब को हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास को हम यहाँ रोकते हैं, बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे डिस्कस करेंगे।